जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हम लेके आ गए हैं। आप सभी का रिस्पांस अच्छा मिला, क्योंकि आप सभी यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं जो हम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसमें आपकी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप कवर कर पा रहे हैं। तो आपके लिए हेल्पफुल है दोस्तों। तो लास्ट तक देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन करें ना, आपको इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ हमारी क्लास जो अभी इस टाइम पे चल रही है आपकी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो पार्ट है हमारा पार्ट सेकंड है। एंड चलिए पार्ट सेकंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन पे जाइए और पार्ट देख लीजिए। पीडीएफ भी दोस्तों इसका मिल जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए, खुद से करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए, किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है हो सके कि कार्यक्रम जो है ना योजनाओं के अनुरूप चल रहा है या नहीं। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, किसका प्रयोग यहाँ पे एक तरह से जो अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने के लिए, यानी कि जो आपके, अगर आप सिंपल वे में समझिए कि कोई अगर आपकी संस्था है, वहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि एक तरह से वहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या सही तरीके से कार्य चल रहा है, जो कार्य सौंपा गया है, जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से कार्यरत हैं। ये इसके लिए एक तरह से आपके देखें तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे कि नियंत्रण नियंत्रण अगर हम देखें, नियंत्रण के द्वारा आपके देखें तो एक तरह से ये सब कुछ आपके जानकारी मिल पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है दोस्तों? तो एक मशीन की खरीदारी पूंजी व्यय। अब कोई आप मशीन खरीद रहे हैं तो जो आपके पास कैपिटल है, जो आपके पास पूंजी है, उसी के थ्रू खरीदेंगे। ठीक है, तो ये एक पूंजी व्यय का हो जाएगा उदाहरण, एक मशीन की खरीदारी। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बही खाता लेखन कहलाता है। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण। ठीक है, लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की अगर हम बात करें, इसकी जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बही खाता लेखन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटन करना किस पर आधारित होता है? ये दोस्तों कहलाता है मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसे बोलते हैं माध्य अवधारणा, यानी कि एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटन करना किस पर आधारित होता है दोस्तों? मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। ठीक है, रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है आपके? तो ये क्रेडिट बैलेंस है। रोकड़ बही के अनुसार अगर हम देखें, बैंक जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है ना, आप सभी देखते हैं कि आपके बैंक में आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। कुछ अमाउंट जो है आप यानी कि खुद से ले सकते हैं, बैंक पे जाके कांटेक्ट करके वो आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग आपको दे सकते हैं, और फिर वो आपको ईएमआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोकड़ बही के अनुसार जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, आपके जमा शेष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन लोग जो व्यक्ति निष्ठता विचारों की भीतरी दुनिया, भावना और विचारों पर केंद्रित रहते हैं? तो दोस्तों ये अंतर्मुखी, जो इंट्रोवर्ट होते हैं। कौन से लोग? जो अंतर्मुखी होते हैं, जो व्यक्तिनिष्ठता विचारों की जो भीतरी दुनिया है, भावना और विचारों पर केंद्रित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्टॉक के एक शेयर का जो बाजार मूल्य है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, जो शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो सामान्य स्टॉक के एक शेयर का जो बाजार मूल्य है किसके द्वारा निर्धारित होगा? ऑप्शन दे देगा, शेयर खरीदने और बेच शेयर खरीदने वाले व्यक्तियों पर। सेकेंड ऑप्शन देगा बेचने वाले व्यक्तियों पर। थर्ड ऑप्शन दे सकता है कि शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा, दोनों के द्वारा। और फोर्थ ऑप्शन इनमें से नहीं। तो आप सभी दोस्तों आंसर क्या कीजिएगा, ये दोनों पर निर्भर करता है, शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा, दोनों पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसलिए दोस्तों आप सभी आसानी से आंसर कर पाएंगे। कोई भी एक ब्रांड है, उसका अगर आप नाम को ही लिख सकते हैं ना, क्या लोगों को लिख सकते हैं? क्या उसका जो चिन्ह होता है क्या उसे आप लिख सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल पाएंगे। तो ब्रांड का नाम ही बोला जाएगा, ब्रांड का नाम ही लिखा जा सकता है। ठीक है, यही आपको आंसर करना था। चलिए नेक्स्ट है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, आपके प्रश्नों को आपके समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने उसे समझ लिया तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। देखिए, वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे जो व्यक्ति हैं कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? यही तो है आपका प्रबंधन।
क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समय अवधि क्या कहलाती है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है? तो ये एक तरह से भुगतान वापसी की अवधि होती है, जिसे हम बोलते हैं पे बैक, जिसे हम बोलते हैं पे बैक के रूप में। ठीक है। तो वह समय अवधि क्या कहलाती है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है? वह कहलाती है पे बैक, यानी कि भुगतान वापसी की अवधि कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है, क्या कहलाती है? तरल परिसंपत्ति कहलाती है। ठीक है। तो वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है, वह कहलाती है तरल परिसंपत्ति। ठीक है। क्या कहलाती है दोस्तों? तरल परिसंपत्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुडविल, गुडविल किस प्रकार की परिसंपत्ति का एक उदाहरण? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गुडविल जो है ना दोस्तों, ये इंटेंजिबल होता है। आपने पढ़ा होगा प्रबंध मैनेजमेंट में टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जो होता है दोस्तों, जिसे कि आप एक तरह से टच कर सकते हैं, या उसके बारे में अगर हम बात करें, और जो गुडविल होता है ना, एक तरह से गुडविल जो होता है ये अमूर्त होता है। आपकी गुडविल कैसी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से इंटेंजिबल होता है, इसे आप टच नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति का जो गुडविल है वो आपके एक तरह से इंटेंजिबल होगा। ठीक है। पर स्थायी परिसंपत्ति है, अमूर्त व स्थायी परिसंपत्ति है आपकी गुडविल। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों निर्णयन कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करना और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्णयन कहलाती है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। मजबूर, यहाँ पे मजदूर है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोग जो हैं आपके, निर्देशित लोगों के साथ वह प्रबंधित करने के लिए जो पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, कौन-सा सिद्धांत? कैसे क्वेश्चन बनेगा? फर्स्ट दे देगा मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत, मैकग्रेगर का वाई सिद्धांत, इस तरह से ऑप्शन देके आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है मैकग्रेगर का यक्स सिद्धांत, मैकग्रेगर का यक्स सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों मूल सक्षमता के रूप में, कोर कॉम्पिटेंसी के रूप में जाना जाता है। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाएगा? मूल सक्षमता के रूप में, कोर कॉम्पिटेंसी के रूप में जाना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भूमिका संघर्ष। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? भूमिका संघर्ष। जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है, दो या दो से अधिक अलग अलग अगर हम देखें तो एक तरह से उम्मीदों को पूरा करना होता है, तो भूमिका संघर्ष कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा, क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, जिसे आप जानते हैं गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट के रूप में। किस नाम से? गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा, मैक्सिमम टाइम के लिए, लंबी अवधि है, ड्यूरेशन ज़्यादा है आपके, क्या कहलाएगा? गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट कहलाएगा, जिसे आप जानते हैं सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म में भरे गए ग्राहकों की जो प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? दोस्तों तो ये बाहरी सूचना होती है। फॉर्म में भरा गया जो ग्राहक की प्रतिक्रिया होती है ना, वो एक तरह से बाहरी सूचना होती है, बाहरी सूचना का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट, रुझान परीक्षण के नाम से जानते हैं। किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो एक तरह से ये आयोजित जो आपकी बात करें रुझान परीक्षण है, जिसे हम बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। आप सभी देखते हैं ना कि कोई भी संस्था होती है जो एक तरह से, कई बार आप देखते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे लेती है। एक तरह से क्या होता है इसमें कार्य को करने की क्षमता और मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आप सभी याद रखिएगा FASB के नाम से जाना जाता है। FASB के नाम से वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को जाना जाता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है FASB का। लेखांकन से संबंधित है, पूछा जा सकता है, मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपका कि FASB का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो नियंत्रण करने के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नियंत्रण करने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य जो भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? तो आप सभी को याद रखना है नियोजन। कौन सा? नियोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो आप सभी को याद रखना है अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित होता है प्रबलीकरण सिद्धांत। तुलन पत्र बैलेंस शीट किस लेखांकन समीकरण पर आधारित होता है? दोस्तों याद रखिएगा, परिसंपत्ति, देनदारी और पूंजी। ठीक है, परिसंपत्तियां बराबर आपके देनदारियां और पूंजी। ठीक है, तो तुलन पत्र किस लेखांकन समीकरण पर आधारित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, दे देगा ऑप्शन में परिसंपत्तियां, देनदारी और पूंजी को हटा देगा और कई ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है देनदारियां और पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारी को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करता है? तो ये होता है दोस्तों कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। क्या होता है? कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? तो प्रभागी उद्देश्यों के बारे में। ठीक है, जो देखिए स्तर कितने होते हैं, ठीक है, कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके, प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं? 3। प्रबंधक के कितने स्तर होते हैं? आपको याद रखना 3 स्तर होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था, अगर आपने देखा होगा, जिसमें दे देता है ऑप्शन की निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर और एक और ऑप्शन आपका देगा मुख्य स्तर। हाँ हाँ, आपने मुख्य स्तर ऐसा क्वेश्चन देगा, कौन सा स्तर नहीं है तो आपको याद रखना है मुख्य स्तर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 स्तर होते हैं, एक निम्न स्तर प्रबंधक होता है, एक मध्य स्तर प्रबंधक होता है, एक उच्च स्तर प्रबंधक होता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो तीन होते हैं। जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन निकालता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपहरण कहते हैं। उसे क्या आहरण बोलते हैं, बाय मिस्टेक आहरण बोलते हैं। जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन निकालता है उसे हम आहरण बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी समयावधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं दोस्तों? 12 माह। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, कितनी समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन को वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं? तो 12 माह के अंदर जो लेन देन रहते हैं, यानी कि 1 साल के, 1 वर्ष के। संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से? तो लाइन है, स्टाफ है और प्रकार्यात्मक है। लाइन है, स्टाफ है और प्रकार्यात्मक है। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्तियों में निवेशित पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? सकल कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। सकल कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्य को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चुनिंदा फैसलों को अपनाता है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ही कहते हैं रणनीति। क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है? एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध जो संसाधन हैं उनका उपयोग करते हुए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रणनीति। जैसे आप इसका सबसे बेहतर एग्जाम है आपकी तैयारी, आपका एक लक्ष्य है, उसे पूरा करना है, जितनी भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है, जितने भी आपके पास बुक्स हैं, किताबें हैं, उन सभी को और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को आप अपनाता है, यानी कि आपने उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये बुक से मुझे पढ़ना है, ऐसा करके आप इसे समझ सकते हैं। तो ये आप क्या बना रहे हैं? आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, यही तो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है, कैश, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस किसके उदाहरण है? ये सभी चालू परिसंपत्ति के उदाहरण है। कैश, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस किसके उदाहरण है? चालू परिसंपत्ति के उदाहरण होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन होते हैं? वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। डेली का जो रूटीन होता है उसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं दोस्तों ना, फर्स्ट लाइन प्रबंधक होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन प्रबंधक होते हैं जो डेली का जो रूटीन, डेली का जो आपके कार्य चलता है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं फर्स्ट लाइन प्रबंधक। ठीक है, निम्न वाले जो होते हैं, दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है दोस्तों? प्रबंधन कहलाती है। ठीक है, यही तो प्रबंधन कहलाता है आपका। नेक्स्ट है, सकल लाभ का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विक्रय और बेची गई सामग्रियों की जो लागत होगी उससे क्या होगा? सकल लाभ निकलेगा। जो आपके विक्रय है और जो बेची गई सामग्री की जो लागत है, समझिए क्या कह रहा है,
आपकी जो आपके एक तरह से आपने कोई वस्तु अगर हम देखें कि आपने कोई वस्तु जो है जैसे कि आपने 500 रुपये में खरीदी, ठीक है। अब ये वस्तु आपकी कितने की है, ये वस्तु आपने देखा कि आपकी 450 रुपये की थी, तो आपने 500 में बेचा और जो आपने 400 में खरीदा था, ठीक है, यानी कि 400 की ये वस्तु थी, 500 में बेचा, जो 50 रुपये आए ना वही तो आपका सकल लाभ है, ठीक है। तो विक्रय और बेची गई सामग्रियों की लागत से आता है। किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है दोस्तों, तो ये आय व्यय लेखा होता है। किराया लेखा किस प्रकार का है, आय व्यय लेखा होता है। किस सूत्र द्वारा ARR की गणना की जाती है, यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की गणना की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा ARR इक्वल नेट इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की गणना किससे की जाती है, ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं, नेट इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है दोस्तों, तो ये जोखिम के रूप में जानी जाती है। प्रतिफल दर में जो परिवर्तनशीलता होती है किस रूप में जानी जाती है, तो जोखिम के रूप में जानी जाती है, ठीक है। प्रबंध लेखांकन क्या होता है, तो ये भविष्य के लिए लेखांकन होता है। जो प्रबंधन लेखांकन होता है दोस्तों कब के लिए होता है, भविष्य के लिए लेखांकन होता है। प्रबंधन लेखांकन भविष्य के लिए लेखांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का जो प्रतिशत प्रदान करती है तो यह नीति क्या कहलाती है, यह नीति कहलाती है लाभांश भुगतान अनुपात नीति, डिविडेंड जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो कोई कंपनी की उसकी आय से निश्चित राशि का जो प्रतिशत प्रदान करेगी तो यह नीति कहलाती है लाभांश भुगतान अनुपात नीति। किस पूर्वानुमान तकनीक में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रक्षेपण में किया जाता है, तो याद रखिएगा काल श्रेणी विश्लेषण। काल श्रेणी विश्लेषण। पालन किए जाने वाले नियम और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की जो मानकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है औपचारिकीकरण। क्या कहलाता है दोस्तों, औपचारिकीकरण कहलाता है। कंपनी का जो EBIT और शेयरधारक के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते का किस रूप में जाना जाता है, इस रिश्ते को जाना जाता है वित्तीय प्रभावन क्षमता के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो ठीक है क्वेश्चन, तो ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका EBIT का फुल फॉर्म, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज इसका फुल फॉर्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं मौजूदा जो कर्मचारियों को मुफ्त में। मौजूदा जो कर्मचारी, देखिए आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, अगर आपको कुछ बोनस दिया जाता है ना तो आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है, तो जो कर्मचारी होंगे उन्हीं को बोनस दिया जाएगा ना, ठीक है। तो मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में। विशल ब्लोवर या मुखबिर कौन होता है दोस्तों, विशल ब्लोवर या मुखबिर कौन होता है, तो वह कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से जो अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है। अवैध या अनैतिक आचरण को जो खुलासा करेगा ना उसे हम जानते हैं मुखबिर के नाम से या विशल ब्लोवर के नाम से, ठीक है। संगठन का अवैध या अनैतिक आचरण का जो खुलासा करेगा उसे हम मुखबिर या विशल ब्लोवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीक कौन सी होती है, तो ये होती है निबंध वर्तमान मूल्य। कौन सी होती है, निबंध वर्तमान मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतितार्थक लागत से मूल्यह्रास घटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है, तो ये बुक वैल्यू कहलाती है। जो लागत है, लागत से जो मूल्यह्रास है उसको घटाने के बाद जो स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य होगा वो कहलाता है बुक वैल्यू, लिखित मूल्य कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चंस हमने कुछ ज़्यादा ही आज ले लिए थे, पर जितना है आप सभी कम टाइम में थोड़ा सा स्पीड करके भी अगर आप देखेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। दोस्तों PDF लेने के लिए आप सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी ले सकते हैं इसे। एंड दोस्तों लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल से जुड़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।